मॉर्निंग बच्चों। बेटे पिछले वीडियोस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्टोरी ऑफ कल्पना एंड कल्पना की स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और स्टोरी ऑफ विंटर सीजन के बारे में मैंने पढ़ाया कि लोन एक्टिविटीज कहीं प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं, कहीं पर लॉसफुल भी हो सकती हैं, कहीं पर रिकवरी ऑफ लोन आसानी से हो जाती है। जहां प्रॉफिटेबल है वहाँ रिकवरी ऑफ लोन्स या रीपे ऑफ द लोन्स टू द बैंक इज वेरी इजी, while when there is a crisis, just like in case of the Kalpana, the repay of the loan is very difficult and is very painful. As we have seen that Kalpana has taken the loan from the bank and she wanted to repay the loan by selling her crops, but because of the natural epidemic, the crops was failed. That's why she was unable to repay the loans, and at last she has to sell the piece of land, and in this way the loan repayment was very painful for the Kalpana. तो मेरे कहने का मतलब है कि लोन एक्टिविटीज बच्चों, लोन प्रॉफिट बैंक से लेना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेरेटिवली अदर सोर्सेज से लोन लेना, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक इज वेरी लो कंपेरेटिवली इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पे कर पाते तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मैंने आप लोगों को ये दो स्टोरीज पढ़ाई, द स्टोरी ऑफ द विंटर सीजन, हाउ द पर्सन हु हैज टेकन द order of the very large company to build some sweaters because of the coming of the winter seasons, and while in case of the Kalpana, she has taken the loan from the bank for the agriculture activities, but because of the failureness of the crops she becomes unable to repay the loan. तो ये चीजें हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग आपस में पढ़ चुके हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लोन एक्टिविटीज की लोन एक्टिविटीज क्या होती हैं, लोन एक्टिविटीज के लिए कौन कौन से टर्म और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लोन के बारे में मैं बैंक से लोन के बारे में आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। तो बेटा चाहे बैंक से लो और चाहे मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर से लो, अभी हम पढ़ेंगे कि बैंक जो हमारे क्रेडिट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट है या जो हम लोन लेने की एक्टिविटीज है वो दो पार्ट में उनको हम डिवाइड करेंगे, एक बेटे फॉर्मल सेक्टर से लोन और एक इनफॉर्मल सेक्टर से लोन। लेकिन मैं अभी लोन लेने की सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट इज कोलेटरल के बारे में बात कर रहा हूँ। कोलेटरल सबसे पहले समझते हैं कि कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल सबसे समझते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है व्हाट इज कोलेटरल। ठीक है, व्हाट इज कोलेटरल। तो कोलेटरल क्या हुआ करता है बच्चों, ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज कोलेटरल। तो कोलेटरल एक तरीके से हम कहें कि कोलेटरल बच्चों एक तरीके से बैंक के लिए जब भी अब अगर हम इसे बहुत फाइनली एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जब भी बेटे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपका कोई ना कोई परमानेंट प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में लगाने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑल ऑफ यू हैव सीन द एक्टिविटीज बिलोंगिंग योर होम्स या योर पेरेंट्स दैट व्हेन दे ट्राई टू टेक द लोन्स देन दे हैव टू सबमिट सम पेपर्स ऑफ द परमानेंट प्रॉपर्टी। और बेटे टेम्परेरी प्रॉपर्टी के नहीं देखते, जैसे ये नहीं हम कह सकते कि हमारे पास ये देखिए क्या नाम से कुछ पैसे हैं या चावल है, दाल है, उसको नहीं कह सकते, दैट इज नॉट अ परमानेंट प्रॉपर्टी। तो परमानेंट प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं, जो एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम इफ वी आर अनेबल टू रीपे द लोन तो आप इस प्रॉपर्टी को हायर अप करके अपने लोन्स को आप रिकवरी करिए, आप अपने लोन्स को क्या कहते हैं बैक वापस ले सकते हैं। दिस इज द ये मैंने बताया था कि ये मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट बिलोंगिंग फ्रॉम द तो कोलेटरल क्या हुआ, इट इज ये कुछ प्रॉपर्टीज के, वो आपकी व्हीकल्स भी हो सकती है, वो आपके मकान के पेपर्स भी हो सकते हैं, वो आपके फील्ड ऑफ लैंड्स के जो लैंड फील्ड होती है उसके पेपर्स हो सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड के पेपर्स हो सकते हैं, या आपकी कोई कार है उसके भी पेपर्स हो सकते हैं, या कोई आपकी परमानेंट व्हीकल्स है, कोई भी व्हीकल्स है तो उसके भी पेपर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो परमानेंट प्रॉपर्टीज होती है उसके क्या कहते हैं उस पर वो कोलेटरल का काम करती है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। और ये प्लेस है एक तरीके से कि अगर हम गारंटी है
या प्लेज है कि अगर हम ये पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे तो दिस प्रॉपर्टी शुड बी हायर अप बाय द बैंक। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि अमेरिका यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था। याद करो, वन वेरी स्टार्टिंग क्लासेस द स्टूडेंट हु आर ज्वाइंट विद मी and has seen the videos sent by me belonging from the making of the global world, that what were the main reason of the Great Depression of 1929, especially in America, because it was greatly affected to USA. And I have told you like that approx 1 lakh industries, 1,10,000 industries और बहुत ढेर सारी banks were collapsed and were shut down। तो मेरे कहने का मतलब बैंक के कोलैप्स होने का मेन रीजन यही था बच्चों, मेन रीजन ये था कि जब वहाँ पर एक इकोनॉमिक बूम आया था। इकोनॉमिक बूम मतलब मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ द असेंबली लाइन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड वेरी मच एंड दे हैव मेड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल इन द मार्केट्स। रिजल्ट वाज पीपल वर आल्सो बाइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स एंड देयर वाज ए रनिंग द इकोनॉमी वाज रनिंग इन द मार्केट। बट धीरे धीरे करके जब चीज़ें मतलब अनफेवरेबल होने लगी तो मार्केट में इकोनॉमी का फ्लो कम हुआ, और मार्केट में जब इकोनॉमी का फ्लो कम हुआ तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया, खरीदना बंद कर दिया, तो ढेर सारे लोगों को कंपनी से निकालना पड़ा और ढेर सारे लोग डिप्रेस हो गए। तो उस समय जब लोग इकोनॉमिक बूम मची थी तो लोगों ने बहुत ढेर सारी जमीन ले लिया था बैंक से या अपने परमानेंट प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था फ्रॉम द बैंक से। तो अब बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द जॉब्स वो बेटा बैंक का पैसा रीपे नहीं कर पा रहे थे, लोन दे नहीं पा रहे थे। बैंक ने जब बेटे उनकी प्रॉपर्टी को हायर अप किया, उनके फील्ड्स को हायर अप किया, तो वो मार्केट में बिक नहीं रही थी बिकॉज देयर वाज नो बायर। और ऐसी सिचुएशन में बैंक करप्ट हो गया बेटा, बैंक के पास फाइनेंशियली क्राइसिस आ गई और रिजल्ट क्या हुआ, बहुत ढेर सारे बैंक को बंद करना पड़ा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि बैंक आपकी वो जमीन, जिस जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं, अगर आप लोन नहीं पे करते हैं तो बैंक आपकी उस जमीन को या उस प्रॉपर्टी को हायर अप करके उसे मार्केट में बेच करके अपने लॉस को पूरा करती है। तो मेरा कहने का मतलब है व्हाट इज कोलेटरल। तो कोलेटरल आपको समझ में आया कि कोलेटरल क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्लेज होता है। इट इज ए सिक्योरिटी प्लेज। कोलेटरल क्या होता है बच्चों, कोलेटरल एक तरीके से हम कहें कि सिक्योरिटी प्लेज होता है। सिक्योरिटी प्लेज होता है, गारंटी होता है फॉर रीपेइंग द लोन्स। कोलेटरल इज एन असेट्स, वो कुछ भी हो सकता है। कोलेटरल इज एन असेट्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग फ्रॉम द बारोवर्स। बारोवर्स व्हिच इज बारोवर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, व्हिच इज आल्सो गिवन एज ए गारंटी ऑफ रिपेइंग ऑफ द लोन टू द बैंक। ठीक है, उसे हम कोलेटरल कहते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। बारोवर्स कुछ भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कोलेटरल, इट शुड बी द मेन प्रायोरिटी ऑफ द कोलेटरल दैट इट शुड बी द परमानेंट प्रॉपर्टी। लाइक आपका फील्ड्स, पेपर ऑफ फील्ड्स हो सकते हैं या पेपर ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं या पेपर ऑफ होम हो सकते हैं। ये क्या कहते हैं, तो कोलेटरल इज क्लियर नाउ दैट कोलेटरल इज ए pledge of the pledge या security of the repaying of the loan which is also given by the मतलब borrowers to the lenders। and आप बेटे नॉर्मली आप प्राइवेट सेक्टर से भी जब आप लोन किसी से कर्ज लेते हो तो वो यही कहता है कि आपके पास कोई ज्वेलरीज का कोई मटेरियल हो तो वो हमारे पास रख दीजिए एज ए गारंटी, और आफ्टर दैट गारंटी के रूप में वो हमारे पास रखा रहेगा। लेकिन आफ्टर दैट जब गारंटी पूरी हो जाएगी मतलब तो वो आप लोन पे कर देंगे तो हम आपकी इस प्रॉपर्टी को फ्री कर देंगे। तो वो ज्वेलरीज वगैरह के पास गारंटी देते हैं कि आप हमारे पास ज्वेलरी रख दीजिए, बिना ज्वेलरी के हम आपको 10% या 6%, 8% पे आपको इंटरेस्ट ले देंगे। लेकिन आप ज्वेलरी रख देंगे तो हम आपको 2%, 3% में आपको इंटरेस्ट में आपको मनी प्रोवाइड कर देंगे। तो कोलेटरल इज क्लियर नाउ दैट कोलेटरल इज ए सिक्योरिटी प्लेस और ए गारंटी टू रीपे द लोन्स। कोलेटरल इज द assets which is owned by the borrowers and its paper is submitted to the papers या that is submitted to the creditor that if the borrowers is unable to repay the loans then that property should be hired up by the banks। this is the method, this is the way of the collateral, this is the method। इस तरीके से collateral, ये पर्पज होता है collateral का। तो आई थिंक आप लोगों को collateral समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैंक्स आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन व्हीकल्स अदर देन द मतलब बेटा बैंक बहुत ज़्यादा सोर्सेज होती हैं ऑफ द लोन्स की। लोन्स जो भी हैं छोटे बड़े लोन्स दैट आर आल्सो सैंक्शन्ड बाय द लोन्स एंड इट इज फॉर इट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कोलेटरल एंड कोलेटरल कैन बी व्हीकल्स, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, कार
ठीक है, दीज कैन बी यूज्ड पेपर ऑफ द फील्ड्स या पेपर ऑफ द होम्स, ये सारी चीजें हम एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको कोलेटरल समझ में आया कि कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल ये चीजें होती हैं। तो कोलेटरल आपको एक्वाइनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी बिलोंगिंग फ्रॉम द कोलेटरल, ठीक है। फिर आते हैं बेटा व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हाउ डू लोन आस्क द क्रेडिटर व्हाइल लेंडिंग। बेटे जब क्रेडिटर बैंक किसी भी क्रेडिटर को या किसी भी बंदे को लोन प्रोवाइड करता है तो किस चीज़ की डिमांड करता है, तो यही कोलेटरल की डिमांड करता है। आई हैव टोल्ड यू दैट बैंक ऑलवेज डिमांड टू द कोलेटरल एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज कोलेटरल। कोलेटरल मैंने बताया कि वो नॉट ओनली बैंक की ही बात नहीं करता, बहुत ढेर सारे और भी लोग करते हैं। बच्चों मैं आपको यहीं पर एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। सरकार ने अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG हम जब पढ़ाएंगे तो सरकार ने ये कहा कि बहुत ढेर सारे ऐसे पुअर लोग हैं हमारे कंट्री में, a large number of the people in our country are very poor who is unable to provide the collateral to the bank, ठीक है। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, बाहर झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक उनके पास पीस ऑफ लैंड नहीं है, उनके पास अपना घर नहीं है, उनके पास अपनी कोई व्हीकल्स नहीं है, क्योंकि बैंक ऑलवेज रिक्वायर द परमानेंट प्रॉपर्टी। तो उनके पास कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या वो लोग तो लोन्स नहीं लेंगे? क्या वो लोग अगर कुछ करना चाहें तो वो लोग लोन नहीं लेंगे? तो उसके लिए सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम की एक पॉलिसी बनाई है। उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कि लोग आपस में मिलकर के 20-22 लोग बन जाते हैं और उन्हें उनकी एक दूसरे के प्रति जो रिस्पांसिबिलिटी वो दिखाते हैं, जो वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसमें ये रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। वो एक कोलेटरल का काम करने लगता है कि अगर इनमें से कोई बंदा भागता है, इंडिविजुअल बंदा है और लोन नहीं देता, तो बाकी ये सब उसके गारंटर हैं और इनसे ले लिया जाएगा। तो ऐसा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी हम पढ़ेंगे क्या है। लेकिन मैं बता दूं कि बैंक सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जिनके पास कोलेटरल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन इंडिया आर प्रेजेंट विदाउट एनी, दे कैन नॉट प्रोवाइड द कोलेटरल टू द गवर्नमेंट, टू द बैंक्स। तो ऐसे सिचुएशंस में सरकार ने उनके लिए भी कोशिश किया कि उनको बिना कोलेटरल के स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लोन शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन आल्सो कंटिन्यू देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके बच्चों, तो ये क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं कोलेटरल, और कोलेटरल से बिलोंगिंग कुछ चीज़ें हैं। अभी आपको क्या कहते हैं बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में बैंक है बच्चों, जिसे मोहम्मद यूसुफ ने स्टार्ट किया था, उसके भी बारे में हम केस स्टडी पढ़ेंगे, थोड़ा बताएंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो पुअर लोगों को लोन देता है, बिना किसी कोलेटरल के लोन देता है, और कहा जाता है उस बैंक ने बांग्लादेश में जो भी बेटरमेंट हुआ है, पॉवर्टी से चैलेंजेस में पॉवर्टी से लड़ करके जो भी बेटरमेंट किया है, उसमें उस बैंक का बहुत बड़ा रोल है। बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, फाउंडेड बाय मिस्टर मोहम्मद यूसुफ, हु इज ओनली नोबेल प्राइज विनर पर्सन ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है, इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया कोलेटरल एंड लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव। तो अब बच्चों आते हैं कि लोन की जो होते हैं वो लोन एक्टिविटीज जो होते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं, ये लोन लेते हैं बैंक से नहीं है, जो हम लोन लेते हैं उन एक्टिविटीज को हम दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है बेटा, एक ग्रुप होता है कि जिसमें फार्मल सेक्टर को रखते हैं। फार्मल सेक्टर में स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, LICs वगैरह ये सब आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आपका जो आता है बेटा वो स्पेशली आप मनी लेंडर से पैसा ले लेते हो, साहूकार से पैसा ले लेते हो, अड़तिया से पैसा ले लेते हो, जमींदार से पैसा ले लेते हो। ये सब क्या कहते हैं, ये इनफॉर्मल, या आपने किसी रिलेटिव से लोन ले लेते हो, या आपने किसी क्या कहते हैं फ्रेंड से ले लेते हो। तो दीज आर द क्या कहते हैं बच्चों अनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल है। तो फॉर्मल सेक्टर और अनफॉर्मल सेक्टर्स अपने अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, ये लोन्स एक्टिविटीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ओके बच्चों।